अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। और आज सुबह का आगाज़ करेंगे एक नए अंदाज से, एक नए तरीके से और एक नया जो जज्बा होता है ना। उम्मीद करते हैं जहां जहां आप लोग होंगे, इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे या यूट्यूब स्क्रीन पर लाइव देख रहे होंगे, उन सबसे ये उम्मीद है कि आप लोग बखैर आफियत होंगे। और अगर नहीं है तो इन 2 घंटों में और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल 2 घंटे में जो हमारी बातें होंगी वो यकीनन आपके मूड को खुशगवार बना देंगी, क्योंकि जो हम अपने टॉपिक्स होंगे हमारे इस शो के, उसमें सेहत, लाइफस्टाइल की टिप्स और अच्छी अच्छी बातें हम इतनी शामिल करेंगे कि आपके खुद ब खुद चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। और दिन का आगाज़ वही अच्छा होता है जो मुस्कुरा के किया जाए। तो अगले 2 घंटे के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं, जिसमें हम आपको टॉप स्टोरीज दिखाएंगे पहले सेगमेंट में, तो दूसरे सेगमेंट में किसी न किसी गेस्ट से। अच्छा, मजे की बात ये होती है जब पुराने दोस्त मिल बैठते हैं ना, तो फिर खूब सारी बातें होती हैं। और पुराने दोस्त कुछ तावीज़ की तरह होते हैं, और जब आते हैं तो शिफा मिल जाती है। वो कहते हैं 2 घड़ियां और ज़्यादा बैठ जाएं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे किसके लिए क्या कहा गया है। बिलाल साहब तो बहुत सारी बातें कर जाते हैं, लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं। तो अफशीन, क्या अच्छी बात कहने जा रही है? आज अच्छी अच्छी बातें आप कर दी हैं बिलाल। मैं समझती हूँ कि जो इंसान ना दुनिया में बहुत कुछ कमाता है, आप दौलत, शोहरत, इज्जत, जो भी आपका ओहदा है, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ अगर आपने कोई कमाई है ना, अगर जो सबसे कीमती चीज़ है वो है दूसरों के दिल में जगह बनाना। आजकल आप देखें कितना नफसा नफसी का दौर है। आप किसी भी इंसान को देख लें, बस वो कुछ ना कुछ पाने के लिए किसी के ऊपर भी चढ़ के अपनी सीढ़ी बना लेगा, वो कुछ भी कर लेगा। लेकिन ये क्या आप यकीन करें, मैंने ऐसे बहुत कम लोगों को देखा है जिनका दिल भी साफ हो, और वो जो ऐसी ताकत है सच्चाई, खुलूस और मोहब्बत, ये जब कोई एक बार भी किसी के दिल में उतर जाए ना, तो वो फिर इंसान नहीं रहता, बल्कि एक याद, एक दुआ, एक रोशनी बन जाता है। यानी कि वो हमेशा लोगों के दिलों में अच्छे अल्फाजों में रहता है। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात की। मैं अगर आपसे सवाल करूं कि मुझे किसी के घर में अगर 80 गज का प्लॉट चाहिए, और वो भी कॉर्नर फेसिंग वाला चाहिए, यानी कि दिल में बिल्कुल सामने वाली खिड़की के ऊपर मैं सामने रहूं, उसके याद रहूं, उसकी शक्ल पर नजर आए कि हाँ भाई ये मिस कर रहा है या याद कर रहा है या अच्छे लोगों को याद करता है, मेरा नाम जरूर आता है, क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में आपको उससे कुछ टेलीपैथिक कम्युनिकेशन करना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी टिप है, जो कि हमारे आइंदा आने वाले शो में आपको मिलती रहेगी, क्योंकि कोई ना कोई हम ऐसा गेस्ट जरूर बुला लेते हैं जो आपको इस तरह की मिस्टीरियस बातों से भी आगाह। अच्छा, मजे की बात है जी, आज हमारी जो गेस्ट आ रही है 11 बजे जो सेगमेंट होता है हमारा, तो वो भी बड़ा खूबसूरत सा सेगमेंट, और मैं पहले से रिवील कर देता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट और ज्यादा डेवलप हो जाए। आपकी स्किन के ऊपर आप देखे होंगे ड्राइनेस होगी, आपके नेल्स थोड़े से उखड़ रहे होंगे, आपके बालों के अंदर फिजीनेस होगी। इन तमाम चीजों का हल हमारी एक बड़ी खूबसूरत सी प्यारी सी डॉक्टर हैं जो हमारे पैनलिस्ट हैं, वो 11 बजे हमारे साथ शामिल होंगी और वो सारी टिप्स देंगी। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना, जिन लोगों की आपने बात की कि दिलों में जगह बनाना चाहिए, तो और ऐसे ही लोगों के बारे में शायद ये कहा गया है कि जो लोग दिलों में जगह देते हैं ना, वो हमेशा याद रखे जाते हैं। जो किरदार में सच्चाई भी रखते हैं, ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, और वो कभी हारते नहीं हैं। असल कामयाबी और यही होती है कि जो किरदार में जो है वो हमेशा हमारे छुपी होती है, हमारे सामने एकदम रिवील होती है कि यार ये बहुत सच्चा बंदा है, बहुत ऑनेस्ट है, हमारे साथ बहुत सिंसियर है, वो चेहरे पे आपकी नजर आ रही होती है। बिल्कुल, और ये जो सच्चाई है वो ऐसा इंसान अपने उसूलों के साथ जीता है, क्योंकि जो सच का साथ देने वाले होते हैं ना, वो वक्त से लड़ जाते हैं, और जो उनकी किरदार की रोशनी होती है ना, उसमें वो जीने वाले कभी भी अंधेरों में गुम नहीं होते। तो जिंदगी की जो सबसे बड़ी कामयाबी है ना, वो यही है कि किसी के दिल में आप अपना मुकाम बना ले, बगैर किसी लालच, बगैर किसी शर्त के। तो कभी किसी का दिल ना तोड़ें, बल्कि किसी के दिल में कुछ ऐसा छोड़ जाएं कि बरसों बाद भी वो आपको याद करे, तो दुआओं के साथ करें। वेरी गुड। तो अक्सर अगर आप छुट्टियों पे जाती हैं या कभी इधर उधर कभी जाना होगा, या माशाल्लाह कहीं और कोई फराइज, आप याद आऊँगा मैं आपको? मैं बिल्कुल हमेशा अपने अच्छे दोस्तों को याद रखती हूँ, वो मुखलिस दोस्त जिन्होंने मुश्किल वक्त में भी साथ दिया। और दिन रात जो हम लोगों का कम्युनिकेशन ऐसा होता है बिलाल, कि अगर हम लोग साथ बैठकर जब भी बात करेंगे ना, ऐसा लगता है हम लोग पहले से जानते हैं एक दूसरे को, और जो है ना वो दोबारा से चाहे कितने अरसे बाद भी हम लोग बात करें, फिर से उसी तरह बात कर रहे होते हैं जैसे पहले से बात करते आ रहे हैं। वैसे माशाल्लाह आज अपनी नजर उतार लें, आपका जो आउटफिट है और आपका जो अंदाज है, वो मुझे उसमें बहुत सारी चीजें चेंज नजर आ रही हैं। ये खुशी जो है वो रहनी चाहिए हमेशा। और इसी तरह जिस तरह से मॉर्निंग स्पॉट की ट्रेन को लेकर चलते हैं ना, उस ट्रेन को लेकर जाएंगे, रात भर की खबरें, डेवलपमेंट, आलमी सतह पर जो भी अपडेट्स होती हैं वो आपके सामने रखते हैं। आपको पता होता है जब आप अपने स्कूल, कॉलेज या फिर कहीं पर भी बैठे
बैठते हैं तो आपको ये एक दिन पहले की अपडेट पता होती है कि भाई बिलाल साहब ने, अफशीन साहिबा ने ये बताया था, ये खबरें चल रही हैं, तो उन खबरों का खुलासा आपके सामने रखते हैं। और वैसे भी अगर हम अपनी जो नॉर्मल खबरें आप लोगों को प्रेजेंट कर रहे होते हैं वो एक फ्लो में चली जाती है ना, तो अक्सर लोगों के सुनते हुए भी वो भूल जाते हैं। लेकिन जब हम उन्हीं खबरों को एलैबोरेट करते हैं, अपने अल्फाज में उनको बहुत ज्यादा खुल के आपको वाज़े अल्फाज में बताते हैं और थोड़ा सा उसमें गपशप भी शामिल हो जाती है, तो वो फिर आप लोगों के जो है ना डेली उसमें आ जाता है कि अच्छा आज ये खबर है, आज ये अपडेट है। अफशीन, इतनी जबरदस्त बात है कि लोगों का इंटरेस्ट इतना डेवलप हो चुका है और लोगों का जो एक सेंस है ना, वो सेंस इतना ज़्यादा ग्रूम्ड हो चुका है कि हम यहाँ बैठकर बात कर रहे होते हैं और उन्हें वहाँ पर वो रियलिटीज़ पता होती हैं, वो चीज़ें पता होती हैं। और मैं बड़ी मज़े की बात आपको बताऊं कि हमारा भी दिल नहीं चाहता कि सुबह सुबह इतनी खतरनाक खबरें और इतनी ज़्यादा अफसरदगी वाली खबरें पढ़े, लेकिन लोग पहले से अवेयर होते हैं और वो ये देखना चाहते हैं कि हमारे जो एक हमारा कनेक्शन है ना आपके साथ, वी आर लाइक अ फैमिली, तो हमें पता होता है कि आपके कमेंट्स बता रहे होते हैं या आपके सामने स्क्रीन पर कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं कि उनका एक कनेक्शन होता है, वो ये बोलते हैं हमें बाकायदा कि इस खबर पर आपका क्या मौक़िफ़ है, इस खबर पर आप किस तरह से देते हैं। तो अभी हम मॉर्निंग स्पॉट की जो ट्रेन है, कुछ ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जैसे हमारे रिलेटिव्स में होते हैं, वो इतनी इन डेप्थ नॉलेज होती है उनके पास पॉलिटिक्स की कि क्या चल रहा है, और वो हमसे कम्युनिकेट करके खुश होते हैं कि भाई ये तो एंकर है ना, इनको ज्यादा। मैंने कहा वाह भाई, आपकी तो मुझसे भी ज्यादा नॉलेज है इस मामले में। तो कुछ लोग घर बैठे भी बहुत अपडेट होते हैं। जरा अफगानिस्तान के हवाले से बात करते हैं और जो हमारे पैनल प्रोड्यूसर हैं वो भी आज बहुत एक्टिव हुए हुए हैं, तो अब तेज़ी से चीज़ों को लेकर चलेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, अपडेट। अफगानिस्तान से क्या हुआ है? अफगानिस्तान से ऑपरेट होने वाले दहशतगर्दों को खुली छुट्टी हासिल है। उन दहशतगर्दों ने हमारे शहरियों, अफवाज पाकिस्तान के जवानों, अफसरान, पुलिस एहलकारों और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को शहीद किया है। और मतलब मैं अफगानिस्तान का जब जिक्र आता है ना और इस तरह की ये इनकी हरकतें सामने आती हैं, मैं कहती हूँ अगर किसी को एहसान फरामोशी का देखना चाहिए ना कि कौन है, तो वो यही लोग हैं। इन लोगों को हमने अपने मुल्क में जगह दी, रेफ्यूजीज को पनाह दी, इनको रोजगार दिया, और अब ये रिटर्न करें हमें, तो ये बहुत अफसोसनाक है। खैर, हालिया वाक़यात से सब्र का पैमाना लबरेज तो हो गया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना से खिताब भी किया है और कहा है कि हमने अफगान हुकूमत को समझाने की भरपूर कोशिश की है। वहाँ बसने वाले लोग जो हमारे बहन भाई हैं, हम अफगानिस्तान के साथ 2000 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करते हैं। तो उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ ज़ार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और दीगर जो लोग काबुल गए, उन्होंने बताया कि हम हमसाया मुल्क हैं, हम लोग नेबरिंग कंट्रीज हैं, याद दिलाया, और नेबरिंग कंट्रीज के साथ साथ हम लोग मुस्लिम कंट्रीज भी हैं भाई। तो ये क़यामत तक ये हमारा साथ रहना है, तो ये हमारे ऊपर है कि हमने साथ कैसे रहना है। पुरअमन रहेंगे तो दोनों मुल्क तरक्की कर सकेंगे। तो वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी कोशिश के बावजूद कोई हल नहीं निकल सका। जब यह हमला हो रहा था, अफगान वज़ीर ख़ारजा उस वक्त भारत में मौजूद थे और हमें मजबूरन उन्हें जवाब देना पड़ा। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो अफशीन, अफगान हुकूमत ने इस वक्त कहा है कि हम सीज फायर चाहते हैं, जिस पर हमने 48 घंटे यानी कि 48 आवर्स के लिए हमने सीज फायर किया है। अगर अफगान हुकूमत हमारी जायज़ शराइत पर बातचीत करना चाहते हैं तो हम तैयार। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह पैगाम दिया है शहबाज शरीफ साहब ने, और ये जो पैगाम दिया है ये गवर्नमेंट लेवल पे भी यानी कि ब्यूरोक्रेसी के, डिप्लोमेसी के लेवल पे भी और मिलिटरीली भी ये वाज़ेह पैगाम है कि हम गेंद उनके जो है वो अब गेंद उनके कोर्ट में मौजूद है। उन्होंने कहा अगर वो संजीदा है तो बात को आगे बढ़ाएं। ये बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है और मैं समझता हूँ एक मुस्लिम मुल्क का अपने बरादर मुस्लिम मुल्क से इतना खूबसूरत मौक़िफ़ नहीं हो सकता। कि अगर आप संजीदा हैं, डू सिट ऑन द चेयर एंड स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन और डू कॉन्फ्रंटेशन। आप इसके मेडिएशन करें, इस पर आप चाहे तो डिप्लोमेटिक टाइज अपनी बढ़ाएं, जिस तरह से भी करें। ये बात जंग तक नहीं जानी चाहिए, लेकिन जंग होगी। वो कैसे बिलाल? वो कैसे? वो ऐसे कि मैंने डॉक्टर इसरार अहमद को मैं बहुत फॉलो करती हूँ। ठीक है। तो डॉक्टर इसरार जो भी प्रेडिक्शन करते हैं ना, वो हमेशा दुरुस्त साबित होती है और वो हमेशा कुरानिक वर्सेस के थ्रू बताते हैं। तो उन्होंने ये बात प्रिडिक्ट की थी बहुत पहले कि भारत के साथ मिलकर अफगानिस्तान जो है ना, मतलब भारत जो है बेसिकली वो अफगानिस्तान के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा हमला करेगा पाकिस्तान पर। ओके। तो मेरे ख्याल में ये वो करीब है अब, और क्योंकि भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ हो चुका है,
तो अब ये हमला भी करने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन ये जो अभी सीज फायर हो गया है ना, तो हो सकता है कि ये हमारे लिए ना कोई अच्छी अलामत ना हो, बल्कि हो सकता है ये आगे चल के कोई बड़ा हमला ही करने जा रहा है। अल्लाह खैर करे और आगे बढ़ेंगे। हमारी पाक फौज मुस्तैद है और हम इंशाल्लाह इसका भरपूर जवाब देने की सलाहियत भी रखते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से बात कर लेते हैं। JUI के जो सरबरा है ना, बड़े पॉलिटिक्स में इन रहते हैं और हमेशा एक नया जो पैतरा जो है वो आजमाते हैं और उसके बाद वो कामयाब हो जाते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की बात कर रहा हूँ मैं, जो व्यूवर्स हैं वो जानते हैं मौलाना साहब का जो तरीक़े सियासत है वो बड़ा मुनफरिद है। उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे कहा, और ये स्टेटमेंट अफशीन इतना इम्पॉर्टेंट है ना, इस मौजूदा हुकूमत को सोचना चाहिए कि क्यों कह रहे हैं। पार्लियामेंट की अहमियत अब ख़त्म हो चुकी है, कारकुनों को इस्लामाबाद जाने की तैयारी जो है वो उसकी हिदायत कर दी है। अब अहमियत ख़त्म हो चुकी है पार्लियामेंट की। दिस इज़ अ वेरी डीप सेंटेंस, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के जो ज़िले DI खान में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, मौलाना साहब ने, फजल रहमान साहब ने कहा कि CPEC रूट आपके लिए है, इस्लामाबाद जाने की तैयारी करें, हमने जमहूरियत की सियासत करनी है, हमें सियासत गालम गलोच और बदतमीजी की सियासत ये आपको पता है ना किस पर इशारा कर रहे हैं। तो ये वही उन्होंने कहा है कि अवाम की जमहूरियत के वो कायल हैं और 2024 का इलेक्शन धांधली ज़्यादा था और जो चोरी का मैंडेट है वो कबूल नहीं। फिर 2018 में उन्होंने दोबारा बात की कि 2018 में भी उनका मैंडेट चोरी हुआ, तो इस इलेक्शन को भी वो उन्हें नहीं मानते। तो सरबरा JUI बेसिकली सबसे नाराज़ हैं। तो उनका कहना है कि फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म ढाए गए, भूखा मारा गया, कायदे आज़म ने जो इसराइल को नाजायज़ रियासत कहा था, गर्मजोशी के माहौल में बातचीत से नताइज मुमकिन तौर पर मुस्बत नहीं आएंगे, इसलिए ज़रूरी है कि इब्तिदा में कशीदगी कम की जाए ताकि बाहिमी राब्ते और गुफ्तगू-शनीद से मसाइल हल किए जाएँ। बिल्कुल मौलाना साहब, अब देखें ना, पहले 2018 की अगर बात करें हुकूमत की, तो उसमें भी एक दफ़ा निकले थे, फिर PDM 1 बनी, PDM 2 बनी, अब ये जो निकला जा रहा है काफिला लेके, इसके ऊपर बड़े एक जो मुहक्किकीन हैं वो ये कहते हैं, हक़ाइक़ के ऊपर बात करते हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो कह रहे हैं कि माजी के अंदर भी जब जब मौलाना साहब निकले ना कुछ असर पड़ा है हुकूमत को। अच्छा, हाँ, वैसे मौलाना साहब की अच्छी खासी फॉलोइंग है और उनके जो मदारिस के स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छी तादाद में निकल आते हैं जब भी वो कोई प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करें चमन बॉर्डर पर बाबे दोस्ती की, जो कि मुकम्मल सलामत है। अफगान तालिबान के झूठे दावे बेनकाब हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक IGFC नॉर्थ ने चमन सेक्टर के अगले मोर्चों का दौरा किया और दौरे का मकसद मौजूदा ऑपरेशनल हालात का जायजा लेना और ट्रूप्स को शाबाश देना था। बिल्कुल ऐसा ही है, तस्वीर में देखा जा सकता है, तो खासतौर पर के बाब दोस्ती पाकिस्तान की जानिब से अपनी मुकम्मल असल हालत में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। गुज़िश्ता जो रोज़ अफगान तालिबान रजीम के सरकारी जो तर्जुमान ने बाब दोस्ती को तबाह करने का एक झूठा प्रोपागेंडा बदनुमा दाग लगाने की कोशिश की थी। दरहकीकत अफगानिस्तान की जानिब से जो अफगान तालिबान गेट है वो उसने खुद बारूदी मवाद के ज़रिए ये तबाह किया गया था और फिर एक ड्रामा रचाया गया था जो कि उसका भांडा फूट चुका है। आप जरा फुटेजेस में देख लें, आप ये फुटेजेस रिलीज की गई हैं अफगानिस्तान के इलाके की। ये बुलदक मेरा ख्याल जो है ये नाम है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको ज़रा सा प्रोनाउंस करने के लिए बता देंगे हमें ज़रा हमारे पैनल प्रोड्यूसर। बस ये कि तालिबान के बारे में कहा कि मजहबत का लिबादा ओढ़कर झूठा प्रोपेगेंडा करना चाह रहे हैं, नफरत फैलाना चाह रहे हैं। इस खबरों पर आप बिल्कुल भी कान न करें। बिल्कुल, ये बाबे दोस्ती कहते हैं उस गेट को जो कि यहाँ पर मौजूद, इस पर ये इन्होंने सारा अपना ये गेम प्लान किया था। तो बहरहाल आगे बढ़ें और अब कुछ बात करते हैं। मरकजी मुस्लिम लीग सिंध के जो सदर फैसल नदीम है, उन्होंने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, आओ संभाले कराची मुहिम है, इसका आगाज का ऐलान किया है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बिलाल, आओ संभाले कराची मुहिम। इसकी इस वक्त इट्स अ नीड ऑफ टाइम। इस मुहिम के तहत शहर भर में अवामी एहतजाज, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस और आगाही प्रोग्राम मुनक़िद होंगे और 19 अक्टूबर को औरंगी तक कोरंगी हुकूक कराची मार्च निकाला जाएगा जिसमें अवाम की बड़ी तादाद शरीक होगी। अच्छा, नदीम अवान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनको जरा सा लेने की कोशिश कर देंगे। फैसल नदीम ने ये कहा है कि कराची पाकिस्तान का जो मौशी शहर है पाकिस्तान की, लेकिन बदकिस्मती से हुक्मरानों ने हमेशा इस शहर को नजरअंदाज किया। लेट मी टॉक अबाउट कराची। आज तक कराची की असल आबादी का तयन ही नहीं हो सका। जब तक तरक्याती मंसूबे की बात की जाती है वो तब तक बच्चा जवान हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, इंतकाल फरमा जाता है, अगली नस्ल आ जाती है, बरसों से अधूरे। अफशीन, आप ये देखें कि इस्लामाबाद, लाहौर, इनके मंसूबे माशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की में आम किरदार अदा करते हैं। काम होता है। कराची के अंदर मुझे पता नहीं क्यों माशाल्लाह कहने का मौका नहीं मिलता।
यानी कि समझे एक ऑपरेशन खुला छोड़ दिया उन्होंने, किसी को मतलब ऑपरेशन करके फौरन स्टिचेस लगाए जाते हैं ताकि फौरन, लेकिन उन्होंने उस ऑपरेशन को कराची में खुला छोड़ा है। वो सड़कें हैं जहाँ से गाड़ियाँ रोजाना गुजर रही हैं, लोग अपनी जानों पे खेल के उन्हीं सड़कों से गुजरते जा रहे हैं, कोई गिरे मरे, किसी को कोई परवाह ही नहीं। बिल्कुल। और नदीम अवान साहब जो है वो इंशाल्लाह कुछ ही देर में हमारे साथ शामिल होंगे, क्योंकि फैसल नदीम ने अच्छा नदीम अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं मरकज़ी मुस्लिम लीग से, और एक बड़े एक्टिव जो है इस वक्त नजर आती है मरकज़ी मुस्लिम लीग। नदीम साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नदीम साहब, सबसे पहले तो आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा बीइंग अ कराची आई, बीइंग अ पाकिस्तानी, के लाहौर भी देखते हैं हम पाकिस्तान की तरक्की के अंदर किरदार अदा कर रहा है, इस्लामाबाद भी देखते हैं पाकिस्तान की तरक्की के अंदर किरदार अदा कर रहा है। व्हेन इट कम्स टू टॉक अबाउट कराची, तो मुझे या फिर अफशीन को या फिर आपको किसी भी सड़क को, किसी भी प्रोजेक्ट को देखकर माशाल्लाह कहने का दिल क्यों नहीं करता? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो यह है कि मैं क्योंकि कराची में पैदा हुआ हूँ, जिंदगी कराची में गुजरी है, और मैं ये देखता हूँ कि मैं अपने बचपन की तरफ देखता हूँ तो उस वक्त कराची रोशनियों का शहर था। यहाँ पर बहुत बेहतरी हुआ करती थी, बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का निज़ाम था, यहाँ पे सर्कुलर रेलवे थी, यहाँ की सड़कें धुला करती थी। मगर हर गुजरते दिन के साथ के जब कराची में दुनिया में तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, दीगर शहर बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर ये शहर कायद जो है ये तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। यहाँ पे तरक्की होना तो दूर की बात है, यहाँ सड़कें धुलना तो दूर की बात है, सड़कें ही नहीं है। अब तो आप किसी भी शहर की तरफ निकल जाएं, हर तरफ या तो सड़कें खुदी हुई हैं या फिर वहाँ पे जिस तरह मंजो दड़ों के आसार आप देखते हैं, इसी तरह वहाँ पे कहीं कहीं आपको सड़कों के आसार नजर आते हैं। आप जो इस वक्त यहाँ पे सूबाई हुकूमत है जो गुज़िश्ता 17-18 साल से, अब तो उनके पास शहरी हुकूमत भी उनके पास है। ये शहर रेवेन्यू जनरेट करके देता है, ये सूबा सिंध का 90% रेवेन्यू जनरेट होता है, वफाक का 65 से 70% होता है। मगर जब हम कराची की तरफ देखते हैं तो ये बिल्कुल एक लावारिस शहर लगता है। मैंने गुज़िश्ता दिनों एक जगह गुफ्तगू में एक बात भी की थी कि जब बलूचिस्तान के शहर आवारान में ज़लज़ला आया और जब मैं वहाँ गया और मैंने वहाँ के देखा कि कोई बुनियादी सहूलत नहीं है, तो एक तहरीर लिखी थी कि कराची से आवारान का सफ़र तो 7 घंटे का, मगर तरक्की में ये 7 सदियाँ पीछे है। और जब आवारान का कोई शहरी कराची आके देखता है और यहाँ की रोशनियाँ देखता है तो ये सवाल करता है कि क्या मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। और आज सूरत हाल ये हो चुकी है कि कराची का जो नौजवान है, जब वो इस्लामाबाद को देखता है, जब वो लाहौर को देखता है, किसी और शहर को देखता है, तो यही सवाल उसके दिल में उठता है, क्या मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, क्या ये सहूलियात मुझे नहीं मिलनी चाहिए। अभी आपने एक बात की कि पंजाब, बहुत सारे मामला वहाँ पे भी ऐसे हैं जो काबिल तवज्जो हैं, मगर वहाँ पे जब कोई प्रोजेक्ट आता है वो 75 दिनों में, 90 दिनों में वो अंडरपास, वो फ्लाई ओवर बन जाता है। और हमारे पास जो हमारे नौजवान हैं जो यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जिन्होंने जाना है, गुज़िश्ता कई सालों से ये खुदी हुई है, बारिश आ जाती है तो ये यहाँ पे मौत का पैगाम बन जाती है, यहाँ पे फैमिलीज के साथ लोगों का सफर मुश्किल हो जाता है। मैं कहता हूँ कि आप शारा फैसल को देख लें कि बारिश में घंटों लोग इसमें फंसे रहे, और ये पहली मरतबा नहीं हुआ कि शारा फैसल में इस तरह ट्रैफिक जाम हुआ हो। हमें हमेशा मालूम है कि जब भी बारिश होगी तो नर्सरी का मामला होगा, नाता खान का मामला होगा, स्टार गेट का मामला होगा। ये चीजें हमें हर दफा पता है। हमारे मेयर कराची साहब टॉक शोज में बैठ के कहते हैं जितना तुम्हारा लाहौर है इतना हमारा जौहर है, और जब उनसे कहा जाता है ये कोई मंतिक नहीं है, और ये कराची के हालात तो सबके सामने ही है। लेकिन आपसे मैं ये सवाल करना चाहूंगी अहमद नदीम अवान साहब, एक छोटी सी बात कर दूं कि जब उनसे कहा जाता है कि जौहर को ठीक कर दो तो कहते हैं कि ये कंटोनमेंट के पास है, हमारे हम बेख्तियार है। तो भाई आपके पास जो चीज है भी नहीं तो आप उसमें क्या कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, आप अपने जो मुहिम है उसकी तरफ आए कि आओ संभालो कराची मुहिम का असल मकसद क्या है? देखिए, हम ये समझते हैं कि ये 3 करोड़ शहरियों का जो है शहर है, दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और यहाँ पे पाकिस्तान के किसी भी जिले से, किसी भी इलाके से ताल्लुक रखने वाले लोगों को देखेंगे वो यहाँ मिलेगा। ये एक तरह से मिनी पाकिस्तान है, और अगर कराची के लोगों को परेशानी होती है तो पूरे मुल्क के लोगों को परेशानी होती है। तो हम इस कराची शहर के लिए कोई आवाज उठाएं। यहाँ पे बिल्कुल एक कब्रिस्तान सी खामोशी है, कोई अपोजिशन का रोल अदा नहीं कर रहा। हम कहते हैं कि ये अकेले किसी एक जमात का काम नहीं है, इसके लिए सबको आगे बढ़ना होगा, अपने हिस्से का दिया जलाना होगा, शमा जलानी होगी। हमने एक मुहिम का आगाज किया और संभालें कराची, एक लंबी तहरीक है, और इसके सिलसिले में हम अपने ताजे बरादरी के पास भी जाएंगे, वकला के पास भी जाएंगे, उलमा के पास भी जाएंगे, दीगर मजहबी सियासी जमातों के पास जाएंगे,
पहले मरहले पे हमने हकूक के कराची मार्च औरंगी तक औरंगी जो है ये निकालने का फैसला किया है। इसके लिए भरपूर मुहिम जारी है। हम औरंगी से चलेंगे जिला गरबी से जिला बस्ती की तरफ, जिला शर्की की तरफ, मलीर और कुरंगी की तरफ, यानी हम पूरे शहर का एक ग्राउंड लगा के लोगों में ये शऊर बेदार करने की कोशिश करेंगे और उन हुक्मरानों को जिनकी ये जिम्मेदारी है उनको ये एहसास दिलाएंगे कि अब कराची जाग गया है, अब कराची बोलेगा, अब कराची सड़कों पर है। अहमद साहब, मैं आपकी जो तर्ज तकल्लुम है ना उससे अंदाजा लगा रहा हूँ कि ये दर्द जो बीइंग अ कराचीआइट और बीइंग अ पाकिस्तानी आपके दिल में है ना, वो जबान पर भी नजर आ रहा है, वो चेहरे पर तासुरात भी पूरी कौम इस वक्त आपको देख रही है। मेरा एक सवाल है, मरकजी मुस्लिम लीग की बात कर लेते हैं ना जब भी, तो ये हमेशा आवाज़ उठाते हैं। मैंने देखा है कि सैलाब के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई फ्रंट लाइन पे फ़ौज के साथ या हुकूमत से भी आगे रहा है, फ़ौज के साथ साथ खड़ा हो रेस्क्यू के अंदर, तो वो आपकी जमात थी। बज़ाते खुद आप भी वहाँ पर डूबने वालों को बचाने के लिए और रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पर खुद कई दिन वहाँ पर मौजूद थे। अब कराची के ऊपर ज़रा सा बात करूँगा तो कराची के अंदर बहुत सारी जमातें आई, उन्होंने धरने भी दिए, उन्होंने रोड ब्लॉक भी किए, उन्होंने आवाज़ भी उठाई, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं खामोश हो गई। तो आप इस वक्त क्या प्लान लेकर बैठे हैं कि ठीक है एक धरना होगा, एक मार्च होगा, आवाज़ उठाई जाएगी, आवाम को ज़रा सा मैं चाहूँगा कि आप जगाएं थ्रू दिस मॉर्निंग शो NTN के ज़रिए, कि हो सकता है कि आपको वहाँ तक जाने की ज़रूरत ही ना पड़े और सारे मरकज़ी दफ्तर पे ही आकर खड़ी हो जाए आवाम कि चलें भाई अहमद अजीज साहब आपके साथ हम खड़े हैं। क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात यह कि अभी आपने सैलाब की बात की, तो मुल्क भर में जो इस वक्त सैलाबी कैफियत थी, हमें वहाँ जाने का, काम करने का मौका मिला और अपनी आंखों से देखा कि वहाँ सैलाबी रेलों ने क्या नुकसान पहुंचाया, किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया है, सड़कें, पुल, वहाँ पे जो बिजली का निज़ाम है। मगर जब मैं वहाँ से वापस अपने शहर कराची आया तो मैंने देखा कि यहाँ सैलाब तो नहीं आया, मगर उससे ज्यादा बुरी हालत, उससे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर शहर कराची का तबाह। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे मजलूम शहर है और यहाँ शहरी हर बंदा ये चाहता है कि कोई आवाज उठाए, कोई लीड करे, हम उसके साथ खड़े हों। उसकी वजह यह है कि हमने मफाद की सियासत की है मगर हमने कभी कौमी इज्तिमाई सियासत की तरफ तवज्जो नहीं दी। आज मरकजी मुस्लिम लीग इस आवाज के साथ खड़ी हुई है कि हम इस वक्त शहरियों की आवाज बनेंगे, कराची की आवाज बनेंगे, 3 करोड़ आवाम की आवाज बनेंगे। हम आवाज उठाने सियासी अंदाज पे निकले हैं। ये जो कहना है कि धरने दे देंगे, रास्ते बंद कर देंगे, मजामत करेंगे, हम समझते हैं कि ये अंदाज दुरुस्त नहीं है। हमें एक जमहूरी अंदाज अपनाना चाहिए, अपनी आवाज को बुलंद करना, ये हमारा जमहूरी हक है। और हर कराची के लोगों को मैं कहूंगा कि आप सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, इसके बावजूद बिजली नहीं है तो सोलर लगा ले, गैस नहीं है सिलेंडर रख ले, पानी नहीं है तो टैंकर मंगवा ले, बोरिंग कर ले, सिक्योरिटी नहीं मिलती तो चंदा जमा करके सिक्योरिटी गार्ड रख ले, प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाए। ममालिक में देखा जाए तो यही जेंजी जो है वो बड़े बड़े रेवोल्यूशन ला रही है, हुकूमत का तख्ता पलट रही है, अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद कर रही है। लेकिन आप जो ये मुहिम शुरू कर रहे हैं, आओ संभालो कराची, क्या ये इंतखाबी मुहिम का ही हिस्सा है? देखिए, अभी तो इंतखाबात नहीं है, मगर मैं समझता हूं कि सांस लेते हैं। मेरे बच्चे भी इसी शहर में है, मेरी फैमिली भी इसी शहर में है, और अगर हम अपने शहरियों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? और ये जो इलेक्शन के दिनों में आवाज उठाने की बात है, उस वक्त मसला हल नहीं होता, आपको मसले की तरफ जाना पड़ेगा। और यहाँ पे एक छोटी सी बात बिला दे, वो ये है कि देखिए, लोग ये कहते हैं कि आप क्या करेंगे, आवाम क्या करेगी, आवाम सड़कों पे आके क्या करेगी। मैं कहता हूँ कि पानी का एक गिलास ले लें, वो पानी कुछ भी नहीं है, मगर जो वो पानी का सैलाबी रेला आता है सब कुछ बहाकर ले जाता है। और अगर अवामी रेला आ गया और आवाम सड़कों पर होगी, और हुकूक कराची मार्च में जब औरंगी से कुरंगी ताकतें निकाल कई किलोमीटर तक लोग आपको नजर आएंगे, तो हुकूमत को भी और उन तमाम ऐवानों को भी में भी हलचल होगी कि जिनको ये पता होगा कि कराची वाले जाग गए। अब कराची के लिए हमें तरजीही बुनियाद पर कुछ करना पड़ेगा, जबकि हमेशा समझते हैं कि हमें तो अंदरून सिंध से सीटें मिल जाती हैं जिससे सूबाई हुकूमत बन जाती है, तो कराची की जरूरत नहीं। हम कहते हैं कराची की सबसे ज्यादा जरूरत है। कराची है तो सिंध है, कराची है तो पाकिस्तान है, कराची है तो आलम इस्लाम के अंदर मजबूत, मुस्तहकम और तवाना पाकिस्तान है। बिल्कुल ठीक है अहमद अदीम साहब, ये तो ठीक है, हो गए बात। अब जैसा अफशी ने सवाल किया ना आपसे कि ये इंतखाबी मुहिम तो नहीं है, लेट्स टेक इट वेरी पॉजिटिवली। अगर आप इस वक्त भी काम करते हैं तो इंतखाबी मुहिम के वक्त ये मुहिम चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो मसाइल पर बात करेगा इस वक्त कराची वाले उसके साथ हैं, जो उनके मसाइल हल करने पर आवाज़ उठाएगा, जो उनके मसाइल हल करने की तरफ कोशिश करेगा, ये उसी को वोट देंगे, ये उसी के साथ इंतखाबात से पहले ही, इस मुहिम से पहले भी आपको सैलाबी सूरत हाल में लोगों की मदद करते हुए देखा, तो हम जानते हैं कि आप पहले से लगे हुए हैं। लेकिन ये जो कराची संभालो मुहिम है, इसका मकसद हम जानना चाह रहे हैं।
अच्छा, बहुत शुक्रिया। देखें, अवाम बड़ी बाशऊर है, कराची की अवाम समझदार है, पढ़ी लिखी है, आम शहरों से ज्यादा जो है ना इनका IQ लेवल बेहतर है। ये अच्छा फैसला कर सकेगी इलेक्शन के दिनों में कि इंतखाब किसका करना है। मैं कहता हूँ जो काम करेगा अवाम उसके साथ खड़ी होगी। बिल्कुल और इस वक्त जरूरत है कि कराची की आवाज बना जाए। मैं तो कहता हूँ कि हर कराची वाले को इस मुहिम के अंदर अपनी आवाज शामिल करनी चाहिए। ठीक है, तो अहमद अली साहब, एक आखिरी मैं सवाल भी किए देता हूँ आपसे ताकि उसका जवाब भी सामने आ जाए। पूरी कौम इस वक्त आप सुन रही है। कराची के अंदर बहुत सारी जो है वो इदारे हैं जिनकी आपस में टकराव हो जाता है। कभी KMC DMC से लड़ जाता है, कभी जो है वो मेयर खुद को कहते हैं बाइख्तियार हूँ, कभी कहते हैं कि मैं बेख्तियार हूँ। उस पर नासिर हुसैन शाह जो कभी वजीर बल्दियात है वो कहते हैं कि मेयर का जरा क्लिप तो लाके दिखाएं जब ये मेयर कह रहे हैं कि मैं बेख्तियार हूँ। मेयर कोई बेख्तियार नहीं है, मेयर बाइख्तियार है। पीपल्स पार्टी का ही मेयर है, पीपल्स पार्टी के ही काउंसलर्स हैं, पीपल्स पार्टी के ही DMC चेयरमैन हैं, पीपल्स पार्टी के म्यूनसिपल कमिश्नर्स हैं, पीपल्स पार्टी के असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, पीपल्स पार्टी के ही जो सूबाई हुकूमत है वो है। अब मिनिस्टर भी पीपल्स पार्टी का। तो हाउ कुड इट बी पॉसिबल कि ये बेख्तियार हो? एक सवाल आपसे है कि किसी का इस्तीफा या किसी को हटाने के लिए आवाज उठाएंगे कि इस बंदे को चेंज करें तो ये मसला हल हो जाए? देखिए, चेहरे नहीं, निजाम बदलने की बात होनी चाहिए, सिस्टम को बेहतर बनाने की बात होनी चाहिए। यहाँ पर किसी की कुर्सी खींचना मसले का हल नहीं है। हम तो समझते हैं कि इस वक्त जो सिस्टम है जिसके अंदर अब ये काबिज मेयर हैं, अब कुछ टाउन्स के अंदर कोई दूसरी जमात है तो वहाँ इख्तियारात नहीं मिल रहे हैं। कहीं ये कहते हैं कि मुझे दाखिल होने का मौका नहीं मिलता। अच्छा। हम तो सीधी सी बात ये कहते हैं कि मेयर कराची जो भी हो वो अवाम के बरह रास्त वोट के साथ उसको मुंतखब किया जाए, इख्तियारात के साथ आए, ताकि शहर के जो मामलात हैं उसके ऊपर वो अपना फैसला कर सके, काम कर सके, लोगों को डिलीवर कर सके। यहाँ पे पार्टियों के झंडों के बजाय पाकिस्तान का झंडा हो और लोगों के मसाइल हल हो। हम तो इस वक्त इस बात के ऊपर हैं कि कोई एक इस्तीफा नहीं, हमें अपने सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा। बल्दियात के लिए सूबाई हुकूमत अपनी तरतीब बनाती है और सूबाई हुकूमत ने 6 से 7 जिले इसलिए बनाए थे कि जिला कौंसिल के अंदर इनकी जगह बन जाएगी। 25 टाउन इसलिए बनाए थे कि हमें कम से कम टाउन का वोट मिल जाएगा। हम कहते हैं कि जोड़ तोड़ आपने करके अपना मेयर बनाया और जिस तरह दूसरों को गायब किया या जो कुछ भी किया, एक तरफ मेयर की जंग देख ले, दूसरी तरफ 47 की हुकूमत देख ले। मगर मैं ये कहता हूँ कि आवाम को कुछ नहीं मिला। आवाम इस वक्त दरबदर है, परेशान है। ये तो हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन अगर जो मेयर कराची है वो फॉर एग्जाम्पल आपकी जमात से आ जाए तो क्या वो भी बेख्तियार होगा या आप कुछ उसके लिए करेंगे कोशिश? देखिए, मैंने आपसे ये पहले कहा कि आवाम के वोटों से बराह रास्त मेयर को मुंतखब किया जाए और बाख्तियार किया जाए। जिस भी जमात का आएगा कराची को डिलीवर होना चाहिए, कराची को मिलना चाहिए। अगर वो बेख्तियार मेयर होगा और इसी तरह ये मामलात होंगे तो फिर कराची के मसाइल हल नहीं होंगे। हम इस वक्त कराची के मसाइल की बात करते हैं और उसके हल की बात करते हैं। अहमद नदीम अवान साहब, आपकी जमात पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग कराची के लिए जो है आवाज़ उठाने जा रही है और हमेशा आवाज़ उठाती रही है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। ये ज़रा बता दें कि इस वक्त मैकेनिज्म क्या होगा, जल्दी जल्दी ज़रा बता दीजिए, क्योंकि कोरंगी से फिर कहाँ, क्योंकि 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हाउ विल यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स? देखें, ये कोरंगी और औरंगी कराची के 2 मुज़ाफ़ाती टाउन्स हैं और जिनको नज़रअंदाज किया जाता है। हम ZMC औरंगी से शुरू करेंगे। वाटरफॉल अपना बोर्ड ऑफिस से सती हसन हैदरी से होते हुए नागन से हम लोग गुलशन इकबाल और नीपा चौरंगी से होते हुए डिगरोड से हम लोगों ने मलीर की तरफ सफर करना और मलीर 15 से होते हुए कायदाबाद से हम लांडी से कोरंगी और DC ऑफिस के ऊपर एक बहुत बड़ा जलसा होगा। इस पूरे सफर के अंदर हमारे साथ हजारों लोग होंगे, जगह जगह इस्तकबाल होगा और मुख्तलिफ शख्सियात होंगी कराची की। और जब इख्तितामी जलसा होगा, फैसल नदीम साहब वहाँ पे जो है वो पॉलिसी साज जो उनका खिताब है वो इंशाल्लाह वहाँ पर करेंगे ताकि हम अपने लोगों को, शहर कराची को अपनी आगे का जो लाहे अमल है वो पेश कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, मैं बहुत मशकूर हूँ अहमद नदीम अवान साहब और विश यू बेस्ट ऑफ लक आपकी जमात को कि कराची के लिए इसी तरह से आवाज़ उठाएं। पाकिस्तान के अंदर हमेशा तरक्की की बात करते हैं। अच्छा, एक मैं छोटी सी यहाँ पर बात करूँगा। मुर्तज़ा वाब साहब मुझे पर्सनली बहुत पसंद है उनकी पर्सनैलिटी, लेकिन जब से वो मेयर बने हैं और मेयर के बाद तनकीद का निशाना बनते हैं और जिस तरह से वो तनकीद को हैंडल कर रहे हैं वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है। मैं ज़रा सा उनको मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ, या ये ओपन चैलेंज समझ लें या एक रिक्वेस्ट समझ लें या एक भाई की या एक कराची वाले की आवाज़ समझ लें,
कुछ भी समझ लें, लेकिन आप एक दफ़ा मेरे साथ प्रोग्राम में ज़रूर बैठें, क्योंकि मेरे पास उन लोगों के सवालात हैं जिनके जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। आप दूसरे जगहों पर बैठते हैं, वो सवालात नहीं हो पा रहे हैं जो कराची के सवालात कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। नो फिल्टर आप एक मेरे साथ बैठें तो आपको वो पता चलेंगे सवालात हैं क्या लोगों बिल्कुल। आई थिंक और उसमें ज़रूरी नहीं कि हम इस चीज़ को पर तनकीदी का निशाना बनाएं, आपकी अच्छी चीज़ों को भी हम अप्रिशिएट करेंगे बिल्कुल। लेकिन अगर हम अब बात कर ले जाए कुछ मौसम की, तो थोड़ा बहुत चेंज आना चाहिए जो कि आ रहा है। देख रहे हैं आप लोग मुल्क में जो मौसम है वो अब चेंज हो रहा है, खुनकी बढ़ती जा रही है। तो मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी और शुमाली इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद गिरदोनवा में मौसम खुश्क रहेगा। पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के वक्त मौसम सर्द रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा, जबकि खुसूसन जो बलाई इलाके हैं वहाँ दर्जा हरारत में नुमाया कमी का इम्कान है। बिल्कुल ऐसा ही। और खुनकी आप देख रहे हैं कि कराची के अंदर भी रात के औकात में सुबह सवेरे महसूस हो रही है, तो मौसम के अंदर अब तब्दीली आ चुकी है। मौसम जो है वो विंटर की तरफ जा चुका है और सर्द मौसम में बर्फबारी एक तरफ, फिर दूसरी तरफ अब ये जिस तरह से मामला है ना, हो सकता है कि सर्दियों की बारिशें भी हों, वो भी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, वो भी होंगी। हर जगह मौसम अब खुश्क और सर्द होना शुरू हो चुका है। बहरहाल अब महकमे मौसमियात से जब भी हम बात करते हैं तो वो महकमा मौसमियात यही कहते हैं कि इन चीज़ों का अपना ख्याल रखना है, क्योंकि सर्दी आ चुकी है। वो कहते हैं ना सर्दी आ नहीं रही, आ चुकी है। अच्छा, कराची के हवाले से कुछ बताइए बिलाल। कराची के अंदर देखिए मौसम ऑब्वियसली थोड़ी सी खुनकी होती है, दिन में गर्मी होती है, लेकिन अगर कराची की शामों की बात करें ना, शाम जो होती है कराची के अंदर एक शाम भी होती है, वो शाम सर्द हो गई है। और सुबह जो होती है वो भी खुश्क हो गई है और सर्द हो गई ना। अच्छा, अब तो लोग ये भी सोच रहे होते हैं पंखा चलाना है नहीं चलाना है, एसी चलाना है नहीं चलाना है, या वो चादर लेनी है नहीं लेनी है। मौसम है कुछ, लेकिन जो यहाँ पर शहर क़ायद की फिजा है उसमें आलूदगी की शरह खतरनाक हद तक बढ़ गई है और मौसम खुश्क और खुन के लिए तो हुए हैं, लेकिन माहिरीन ने कहा है कि शहरियों को मोहतात रहना चाहिए और मास्क का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके मुताबिक कराची में आज फिजा में आलूदा ज़रात की मिकदार 167 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड की गई है, जो कि मुज़र सेहत की सतह पर शुमार होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ज़रा सा हम कुछ लाइफस्टाइल अपडेट्स के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि जो आपको टिप्स देते हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं। हमारा मकसद ये होता है कि जो घर के अंदर लोग हैं और जो घर के अंदर बाहर काम करने वाले लोग हैं उनको भी जो है वो सारी टिप्स देते रहे। अच्छा, आज एक बात है अफशीन, किचन एक ऐसी जगह है जहाँ मोहब्बत भी पकती है और जायके भी होते हैं। यही रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे खूबसूरत जो रंग है ना वो झलकता है। माँ की महक है, बहन की चहकार है, बीवी का खुलूस है, मगर इसी किचन में जहाँ खुशबू होती है वहीं कभी कभार जलने की बू भी आती है। जी हाँ, जब अचानक फ्राइंग पैन का तेल उछल जाए या भाप का छींटा हाथ पर गिर जाए तो बस एक लम्हा होता है, फिर जलन, तकलीफ और परेशानी होती है। ये मंजर हर घर में कभी ना कभी आपको दोहराया नजर आ सकता है। दोहराते हुए हर घर में ये चीजें होती हैं, ऐसा ही है। हाँ, और अक्सर लोग घबराहट में ना कोई गलत कदम भी उठा लेते हैं, जैसे बर्फ रख देना, जले हुए पे टूथपेस्ट लगा लेना। मतलब लोग जो टिप्स सुनते हैं ना वो फौरी तौर पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो ये नुकसानदेह होता है, जो कि बाज़ औक़ात और तकलीफ को बढ़ा देता है और बज़ाहिर इलाज लगता है, लेकिन अक्सर जख्म को बढ़ा देता है। और ये सब एक ही लम्हे में एकदम जल्दी से जो पैनिक सिचुएशन में होता है ना वो बेहतियाती में होता है। मगर याद रखें कि इस एक लम्हे के बाद जो कदम आप उठाते हैं वो तय करता है कि आपका जख्म जल्द भरेगा या बिगड़ जाएगा। बिल्कुल, जलने की जगह को जो है फौरन ठंडे लेकिन नॉर्मल पानी के नीचे कम से कम 10 मिनट तक रखें। अगर सूजन हो रही है तो साफ कपड़ा रखें, बर्फ हरगिज़ नहीं। एंटीसेप्टिक क्रीम या बर्न क्रीम लगाएं, लेकिन जल्दी जो है वो जो स्किन डॉक्टर हैं उनसे मशवरा लाजमी करें। अगर छाला बन जाए तो ना छेड़ें, इन्फेक्शन हो सकता है, लिहाजा एहतियात जिम्मेदारी से कीजिए। वो कहते हैं ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है। आपने जो ये फर्स्ट एड होती है, पहले क्या करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी टिप आपको दी है, इसका आपने ख्याल रखना। खासतौर पर माओ बहनों बेटियों को दी है जो जिनके साथ रोज़ाना कुछ ना कुछ होता है ना, वो छाला, हाथ का छाला जो है वो फटने नहीं देती हैं और उसका ख्याल रखती हैं, तो इस तरह भी ख्याल रखना है। मेरे सबसे फेवरेट टॉपिक है और यकीनन आपका भी सबसे फेवरेट टॉपिक है टूरिज्म। आज कहाँ लेके जा रहे हैं बिलाल भाई? हम आज जो है वो जाएंगे जरा वादी हाकड़ा। और ये कहाँ पर है, ये क्या है, फोर्ट अब्बास क्या है? जब ज़मीन बोलती है ना, कई कहानियाँ जन्म लेती हैं। जब रेत की जो छागलों से हवा सरगोशी करती हुई तहजीबें याद दिलाती है ना, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब तारीख के औराक पलटते हैं तो हमें दरियाओं के किनारे आबाद अजमतों के निशान भी मिलते हैं।
एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की है बड़ी मेहनत से पूरी टीम ने, इस पर जरा अफशीन नजर डालते हैं। जेन ज़ी भी जो है वो बड़ी महसूस हो रही है इस सेगमेंट से। मैं भी देखना चाहूंगी ये हाकड़ा कौन सी जगह है। जब जमीन बोलती है तो कहानियां जन्म लेती हैं। जब रेत की छागलों से हवा सरगोशी करती है तो तहजीबें याद आती हैं। और जब तारीख के औराक पलटते हैं तो हमें दरियाओं के किनारे आबाद अजमतों के निशान मिलते हैं। ऐसे ही एक सरजमीन वादी हाकड़ा, जिसके जर्रे जर्रे में माजी की सदाएं गूंजती हैं, जहाँ कभी एक अजीम दरिया बहता था, जहाँ तिजारत होती, जिंदगी बसती और तहजीबें पनपती थीं। आज ये इलाका फोर्ट अब्बास और सहराए चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। खंडर और इसके किले अब भी गवाह है कि यहाँ कभी वक्त रुका नहीं करता था। यहाँ तारीख खोज चलती थी। वादी हाकड़ा, जिसे कदीम दौर में घाघरा कहा जाता था, एक ऐसा खित्ता है जिसके किनारे अजीमुशान तहजीबें आबाद थीं। खुदाइयों और तहकीकात से पता चलता है कि यहाँ 5000 साल कबल बाकायदा बंदरगाहें कायम थीं, जहाँ से माल दजला व फरात तक तिजारत के लिए जाता था। ये इलाका इस कदर जरखेज और खुशहाल था कि इसे मुस्तहकम तरीन वादियाँ कहा जाता था। यही नहीं बल्कि यहाँ पर बाकायदा बहरी तिजारती मराकज, नौदरात के जखायर और किला बंद शहर मौजूद थे। सर अरल स्टाइन, हेनरी फ्लैट, मिर्जा शाह गर्देजी और दीगर मुहक्किकीन ने इस खित्ते की खुदाई की और यहाँ से मिलने वाले आसार कदीमा को 5000 कबल मसीह तक पुराना करार दिया। बाद अज़ा डॉक्टर मोहम्मद रफीक मुगल ने इन तहकीकात की तस्दीक की। नेशनल म्यूजियम कराची में आज भी यहाँ के कदीम नौदरात महफूज हैं, लेकिन पानी जो जिंदगी की अलामत था, वही इस खित्ते के लिए आजमाइश भी बन गया। दरिया की बदलती राहें, खुश्क साली और बार बार की फतुहात ने इस इलाके को वीरान कर दिया। आरियाई कौम ने 3500 साल कबल इस सरजमीन पर कब्जा किया। यहाँ के मकामी बाशिंदों को महकूम बनाकर शोदर का लकब दिया, जो हिंदू माशरे में आज तक निचली जात समझी जाती है। यही इलाका बाद में सिकंदर आजम के जेरे तसल्लुत आया, फिर मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सल्तनों के जेरे असर रहा। रफ्ता रफ्ता दरिया सूख गए, जमीन खुश्क हो गई, लोग हिजरत कर गए और तारीख के एक शानदार बाब पर रेत जम गई। फिर वक्त बदला, अब्बासी खानदान बगदाद से हिजरत करके यहाँ पहुँचा और रियासत बहावलपुर की बुनियाद रखी गई। इस रियासत के बानी नवाब मोहम्मद सादिक अब्बासी अव्वल थे। बाद में इनके पोते नवाब मोहम्मद सादिक पंजुम ने अपने बेटे अब्बास के नाम पर इस शहर का नाम फोर्ट अब्बास रखा, यानी अब्बास का किला। यही शहर जो किसी दौर में बस्ती फोलड़ो कहलाता था, 1927 में बाकायदा तहसील का दर्जा हासिल कर गया। यहाँ की जरखेजी ने फिर से तिजारत को जन्म दिया। मंडियाँ कायम हुई। रियासत बहावलपुर का सिक्का चलने लगा अपने डॉक टिकट, स्टैम्प और परचम के साथ। 1969 में एक तारीखी लम्हा आया जब सदियों बाद दरियाए हाकड़ा एक बार फिर बेदार हुआ और फोर्ट अब्बास के तीनों अतराफ से शहर को घेर लिया। सैलाब से काफी नुकसान हुआ, मगर पाक फौज की मदद से फील्ड चैनल पर सौफिन तामीर हुआ, जिसने शहर को बचा लिया। आज भी ये दरिया हर साल अपने वजूद का एहसास दिलाता है। आज का फोर्ट अब्बास जिला बहावलनगर की एक तहसील है, जो बहावलपुर से 140 किलोमीटर और हारूनाबाद से 55 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। वादी हाकड़ा सिर्फ एक जमीन का नाम नहीं, ये तहजीब की पहचान है, तारीख की धड़कन है और इंसानियत के सफर का एक अजीम बाप है। वक्त ने इसे वीरान जरूर किया, मगर इसकी रेत में आज भी वो सदाएं बाकी हैं जो हमें बताती हैं कि कभी यहाँ जिंदगी बोलती थी। तो रिपोर्ट आपने मुलायजा की, आज हमने वादी हाकड़ा की आपको सैर करवाई और ये जो तारीखी मुकाम है उसको आपने डिस्कवर किया। आई एम वेरी सरप्राइज, ये आवाज़ किसकी है और ये हमारी कौन से जो है वो डेस्क की मेंबर हैं या कोई हमारी रिपोर्टर हैं जो है वो ये हमारी होस्ट है फातिमा। ये हमारी जो को-होस्ट है फातिमा। ये आप सोच रहे हैं किस खूबसूरत लड़की की आवाज़ है। फातिमा, मतलब फातिमा अगर देख रही हैं इस ऑब्वियसली वो एक इमरजेंसी में, लेकिन जब भी देंगे फातिमा, यू जस्ट नेल्ड इट। अच्छी खूबसूरत आवाज़ थी। अच्छी तरह से आपने पढ़ा। इसी तरह आपको भी तारीफ करनी चाहिए थी कल मेरे पैकेज की। कल मैंने भी वॉइस ओवर किया था, मैंने सुना था आपने? फातिमा से यही कहा कि जिस तरह से उन्होंने वॉइस ओवर किया ना पूरे दिलो जान से,
तो मतलब ये सेगमेंट हमारी जान होता है, हमारी पूरी टीम कनेक्टेड होती है, चाहे प्रोड्यूसर साहब हो, चाहे वो डेस्क इंचार्ज हो, चाहे वो हमारी कंटेंट राइटर हो, चाहे वो कोई भी शख्स हो, तो इंतजार होता है कि आज आवाज़ किसकी चलेगी और आज तस्वीरें कौन सी होंगी, किस चीज़ पे बात करेंगे। तो ये एक अच्छा बिल्कुल, टॉपिक हमारी टीम ये बहुत मेहनत से सेगमेंट बनाती है और ये सेगमेंट बहुत वायरल भी होता है टूरिज्म का। आगे क्या बात करें ये आगे बताएं। आगे जो मैं बात करना चाह रही हूँ ना बिलाल, वो ये कि आपने मेरी स्किन देख रहे हैं कितनी ड्राई हो रही है। ये जैसे ही मौसम चेंज होता है ठीक ना, है। मुझे ड्राइनेस शुरू हो जाती है। Okay. ड्राइनेस ओवरऑल, यानी कि बालों में खुश्की आ जाना, चेहरा ड्राई हो जाना, स्किन इची हो जाना, कोई तो मसला ही इसका नहीं है, क्या कोई करें मसला फिर? नहीं है। इसको आप क्या सबके करें? साथ भी यही मसला होता होगा, हमारे साथ भी यही मसला है। कुछ लोग टोटके बताते हैं, कुछ लोग दवाइयां बताते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं आपने। छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, आप भी ब्रेक लीजिए। ब्रेक से जब वापस आएंगे, खूबसूरत सी प्यारी सी और एक अच्छी हमारी पैनलिस्ट डॉक्टर साइमा यासिर हमारे साथ मौजूद होंगी और डॉक्टर सना सलीम भी होगी हमारे साथ। इन दोनों खूबसूरत डॉक्टर से इनकी खूबसूरती का राज भी पूछ लेंगे और साथ साथ आपके और मेरे और अफशीन के मसले भी पूछ आपने लेंगे। तो मेरा छोटा सा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया। छोटा सा वक्फा। Stay with us.